हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर आकर हमारी कहानी सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियां इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 6, कहानी इंस्टा सीईओ का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अग्रवाल ग्रुप। दिव्यानी मित्तल जो बिजनेस फैमिली से थी, वो अग्रवाल ग्रुप का रुतबा बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। देश का सबसे बड़ा अरबपति एक भिखारी बनकर उनके घर में उनके ताने सुन रहा था। कार्तिक के साथ किए गए बिहेवियर के बारे में सोचकर दिव्या ने अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरने लगी। उन्होंने कांप कर कहा, कार्तिक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे नहीं पता था। तभी आगे से कार्तिक ने आगे तुरंत बढ़कर दिव्यानी के कंधों को वापस सोफे पर बैठाया। कार्तिक ने बड़ा शालीनता और बड़प्पन के साथ कहा, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है माँ जी। मैंने वो जानबूझकर रूप ओढ़ा था, क्योंकि अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ आता तो जयंत कभी अपनी चालें खुलकर नहीं चलता। मुझे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। मेरा मकसद सिर्फ राह को बचाना था, और उसके लिए मैं कोई भी जलालत सहने को तैयार था। उसकी ये बात सुनकर दीवानी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने सिसक कर कहा, जयंत ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना गिर सकता है कि मेरी बेटी को मार दे? वहीं अपनी माँ की बात सुनकर राह की आंखों में अब एक खौफनाक दर्द छलकने लगा। राह ने अपनी माँ के हाथ को कसकर दबाकर कहा, वो सिर्फ गिर नहीं सकता मोम, वो एक राक्षस है। आप जयंत को अपना पति मानती है ना? आप सोचते हैं कि उसने आपको और मुझे सहारा दिया। अब वो सुनिए जो आपकी पूरी जिंदगी को एक झूठ साबित कर देगा। ये कहते हुए राह ने एक गहरी सांस ली। अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, 25 साल पहले खंडाला घाट पर मेरे असली डैड रमेश मित्तल की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी मोम। गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, वो ब्रेक वायर जयंत मित्तल ने काटे थे। उसकी यह बात सुनकर दिव्यानी के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या? दिव्यानी की आंखों में आंसुओं की धारा थम गई। उनकी पुतलियां फैल गई। तभी राहा ने हाँ में हाँ सिर हिलाकर कहा, हाँ मोम, जयंत ने डैड का मर्डर करवाया था, प्रॉपर्टी और सत्ता के लालच में। इतना ही नहीं, दादाजी को जो कैंसर हुआ वो भी नेचुरल नहीं था। जयंत ने दिल्ली के डॉक्टर अस्थाना को 50 करोड़ रुपए देकर दादाजी की दवाइयों में जहर मिलवाया। हमारे परिवार को, हमारे अपनों को किसी और ने नहीं, उस इंसान ने खाया जिसके साथ आप 25 साल से एक छत के नीचे रह रही हैं। ये कहकर राहा ने वो आईपैड निकाला और उसमें डॉक्टर अस्थाना और पुलिस इंस्पेक्टर का कबूलनामा वाला वीडियो प्ले करके दिव्यानी के सामने कर दिया। दिव्यानी की आंखें उस स्क्रीन पर जमी हुई थी। वीडियो में वो खौफनाक सच सुनने के बाद दिव्यानी के अंदर का वजूद बिल्कुल हिल चुका था। उन्होंने 25 साल एक ऐसे इंसान के साथ गुजारे जिन्होंने अपने पहले प्यार का खून किया था, जिसने उसके ससुर को भी तड़पा तड़पा कर मारा। उसने उनकी कोख में जन्मी बेटी पर गोलियां चलवाई। ये सब देखकर, इस बारे में सोचकर दिव्यानी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख निकली। उन्होंने अपने बालों को नोच लिया। उनका शरीर पागलों की तरह कांपने लगा। उन्होंने सिसक कर कहा, ये मैंने क्या किया है भगवान? मैं कितनी अंधी थी। मैं एक कातिल के साथ सोती रही। मैं उस दरिंदे को अपना पति मानती रही। दिव्यानी जमीन पर गिरकर अपना सिर पीटने लगी। उनका दर्द ऐसा था जिसे देखकर पत्थर का भी दिल पसीज जाए। तभी राहा ने तुरंत अपनी माँ को अपनी बाहों में भर लिया। वो अपनी माँ के साथ रोने लगी। उसने अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करके कहा, मोम मोम शांत हो जाइए प्लीज। अब सब खत्म हो गया है। वो राक्षस अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वो जिंदगी भर जेल की काल कोठरी में सड़ेगा। अब हम आजाद हैं मोम, हम आजाद हैं। वहीं कार्तिक खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। उसे दिव्यानी पर बड़ा तरस आ रहा था। उस औरत ने अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी एक धोखे के साथ गुजार दी। कुछ देर बाद जब दिव्यानी के आंसू थोड़े थमे तो उन्होंने कार्तिक की तरफ हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुम भगवान बनकर आए हो इस घर में। तुमने मेरी बच्ची को उस मौत के कुएं से बाहर निकाल लिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है कार्तिक। बस मेरी बच्ची को कभी मत छोड़ना। इसके पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। ये कहकर दिव्यानी की आवाज में एक माँ की ममता और गहरी कृतज्ञता थी। तभी कार्तिक ने आगे बढ़कर दिव्यानी के हाथ पकड़ लिए। कार्तिक ने राहा की तरफ देखकर कहा, मैंने वचन दिया है माँ जी। राहा मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी है। अब इस घर में और राहा की जिंदगी में कभी कोई आंसू नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। उस रात राहा मित्तल मैनर में रोने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन वो आवाजें किसी खौफ की नहीं, बल्कि एक भारी कैथारसिस की थी। सालों का जहर आंसुओं के जरिए बह गया। अब इस हवेली में सिर्फ प्यार और सुकून का राज होने वाला था। लेकिन दुनिया में जहां एक तरफ रोशनी होती है, वहां दूसरी तरफ अंधेरा घना भी पैर पसार रहा होता है। इसी समय उधर मुंबई की कुख्यात आर्थर रोड जेल में
ये वो जगह है जहाँ शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड डॉन और कातिल बंद होते हैं। यहाँ की हवाओं में पसीने, खून और फिनाइल की बदबू हर वक्त तैरती रहती है। रात के करीब 2 बज चुके थे। जेल के एक हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर एक लोहे की ठंडी बेंच पर जयंत मित्तल बैठा था। वहां लाखों का डिजाइनर सूट अब धूल और पसीनों से सन चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले आ गए थे, लेकिन एक उनकी आंखों में कोई पछतावा या डर नहीं था। उन आंखों में एक ऐसा खौफनाक और साइकोपैथिक पागलपन था जो किसी भी हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी सेल के ठीक सामने वाली बैरक में निखिल मित्तल था। निखिल की हालत जेम्स के बिल्कुल उलट थी। वो लोहे के सलाखों को पकड़कर पागलों की तरह रो रहा था। निखिल ने रोते हुए चीखना भी शुरू कर दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, डैड, मुझे यहाँ से बाहर निकालो डैड। यहाँ जमीन पर कीड़े रेंग रहे हैं, यहाँ मुझे सांस नहीं आ रही। वो लोग मुझे मार डालेंगे डैड। मेरा पूरा करियर, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उस कार्तिक ने हमें बर्बाद कर दिया डैड। तभी आगे से जयंत ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर निखिल को देखा। जयंत ने अपनी ठंडी और खुरदरी आवाज में फुसफुसा कर कहा, चुप कर बेवकूफ, रोने से दीवार नहीं टूटती। अगर तू सोच रहा है कि जयंत मित्तल इतनी आसानी से खत्म हो गया, तो तू मुझे कभी तक पहचान नहीं पाया। उनकी ये बात सुनकर निखिल ने अपनी सिसकियां रोककर हैरानी से पूछा, क्या मतलब डैड? हमारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। सीबीआई के पास ताऊजी और दादा के मर्डर के टेप हैं। हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें फांसी हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर जयंत लोहे की बेंच से उठा, सलाखों के बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो इतने डरावनी थी कि अंधेरे में भी आंखों में चमक से खौफ पैदा कर रही थी। जयंत ने जोर से हंसकर कहा, "हं, सबूत? कानून सबूतों पर चलता है निखिल। सबूत इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं और इस देश में इंसान खरीदे जा सकते हैं। कार्तिक अग्रवाल को क्या लगता है कि उसने मुझे सरप्राइज दे दिया अपनी असली पहचान बताकर? लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता, जयंत मित्तल के पास भी एक ऐसा इक्का है जो अग्रवाल ग्रुप की नींव हिला सकता है। उनकी ये बात सुनकर आगे से निखिल ने उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोला, कौन सा इक्का डैड? तभी जयंत ने अपने चारों तरफ देखा कि कोई पुलिस वाला उनके पास तो नहीं। फिर उसने अपनी आवाज को बड़ा धीमा कर लिया। जयंत ने एक एक शब्द को चबाकर कहा, तू क्या सोचता है निखिल? मैंने उस 80 साल के बुढ़े को मारने के लिए दिल्ली के डॉक्टर अस्थाना को 50 करोड़ रुपए दिए थे। वो पैसे मेरे अकेले के थे। क्या तुझे लगता है कि 800 करोड़ का प्रोजेक्ट जेनेसिस मैंने बिना किसी बड़ी ताकत के सपोर्ट के चला दिया? उसके बाद सुनकर निखिल की आंखें फैल गई। उसने चौंक कर पूछा, तो हमारे पीछे कौन है डैड? तभी आगे से जयंत की आंखों में एक जहरीली चमक आ गई। उसने मुस्कान के साथ कहा, अग्रवाल ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन एक ऐसा इंसान जो पिछले 20 सालों से अंडरग्राउंड है, जिसे दुनिया द फैंटम के नाम से जानती है। कार्तिक अग्रवाल के पिता की मौत भी उसी फैंटम ने करवाई थी, लेकिन कार्तिक आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया है। ये कहते हुए जयंत ने लोहे की सलाखों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैंने फैंटम के ब्लैक मनी को मित्तल इंडस्ट्री के जरिए वाइट करने का काम किया था। वो 800 करोड़ रुपए फैंटम के थे और कार्तिक ने वो पैसा मॉरिशस के अकाउंट में फ्रीज करवा दिया। अब कार्तिक ने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि फैंटम की पूंछ पर पांव रख दिया है। उनकी ये बात सुनकर आगे से निखिल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान लौटने लगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो इसका मतलब? तभी जयंत ने खूनी अट्टहास करके कहा, हाँ, इसका मतलब यह है कि अब हम इस जेल में बैठकर तमाशा देखेंगे। कल सुबह जब मेरे वकील के जरिए फैंटम तक ये खबर पहुंचेगी तो कार्तिक अग्रवाल को ऐसा जख्म देगा कि राह के साथ खून के आंसू रोहेगा। कार्तिक अग्रवाल ने हमें जेल भेजा है ना, अब वो सीधा शमशान जाएगा। जेल के उस काले और दमघोटे बैरक में एक नई मौत की बिसात बिछ रही थी। जयंत मित्तल हार नहीं मान रहा था। उसने सिर्फ अपनी लड़ाई का मैदान बदल लिया। अब वो एक ऐसी खौफनाक अंडरवर्ल्ड ताकत को जगाने वाला था जो सीधे कार्तिक अग्रवाल के अतीत और उसके अग्रवाल एम्पायर से टकराने वाली थी। वहीं उधर मित्तल मैनर में रात गहरी हो चुकी थी। कार्तिक और राहा अपने बेडरूम के बालकनी में खड़े थे। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। कार्तिक ने राहा को अपनी बाहों में भर रखा था। राहा का सिर कार्तिक के सीने पर था। तभी राहा ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना कार्तिक? आगे से कार्तिक ने राहा के माथे को चूम कर कहा, सब कुछ ठीक हो चुका है मेरी जान। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वो उसको हौसला तो दे रहा था, लेकिन कार्तिक की सिक्स्थ सेंस उसे इशारा कुछ और कर रही थी। वो जयंत की आंखों में वो पागलपन देख चुका था। वो जानता था कि ऐसे शैतान कभी शांत नहीं बैठते। इसलिए कार्तिक ने मन ही मन सोचा, कुछ तो है जो जयंत छिपा रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो, अगर उसने राह की तरफ एक बार और नजर उठाई तो मैं उसे धरती के नक्शे से मिटा दूंगा।
इधर कार्तिक ने राह की सुरक्षा की कसम खाई, लेकिन मुंबई के उस तूफानी और जज्बाती से भरी रात के कोसों दूर उधर देश की राजधानी दिल्ली में एक अलग ही तरह का सन्नाटा पसरा था। दिल्ली के बाहरी इलाके छतरपुर के घने सुनसान जंगलों के बीच एक विशाल और हाई टेक फार्म हाउस स्थित था। ये कोई आम फार्म हाउस नहीं था। इसके चारों 25 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें थी, जिन पर बिजली के तार बिछे थे। हर 50 मीटर पर एडवांस नाइट विजन कैमरे लगे थे। काले लिबास में हथियारों से लैस गार्ड्स खामोशी से पहरा दे रहे थे। ये फार्म हाउस किसी किले या बंकर से कम नहीं था। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेताज बादशाह का अड्डा, जिसका नाम सुनकर पुलिस और राजनेताओं के पसीने छूट जाते। द फैंटम। फार्म हाउस के सबसे अंदरूनी हिस्से में जमीन से 2 मंजिल नीचे एक विशाल और पूरी तरह से साउंड प्रूफ मास्टर कंट्रोल रूम था। कमरे की दीवारें गहरे काले और सलेटी रंग की थी। कमरे का तापमान एकदम सर्द था। एक तरफ पूरी दीवार पर दुनिया के अलग अलग देशों के स्टॉक मार्केट्स, हवाला नेटवर्क्स ग्राफ चल रहे थे, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कर्व स्क्रीन लगी हुई थी। इसी कमरे के बीचों बीच एक महंगी इटालियन लेदर की रिक्लाइनर कुर्सी पर फैंटम बैठा था। उसकी उम्र 60 के आसपास होगी, लेकिन उसका शरीर 30 साल के पेशेवर एथलीट जैसा गठा हुआ और फौलादी था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, जिन्हें उसे सलीके से पीछे की तरफ कंदी किया था। उसने एक गहरे नीले रंग का सिल्क का रोब पहना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा खौफनाक शांति जो किसी गहरे समंदर में आने वाले सबसे बड़े तूफान से पहले की होती है। उसके बाएं हाथ में एक क्रिस्टल का गिलास था, जिसमें 50 साल पुरानी मैकलेन स्कॉच विस्की और बर्फ के 2 टुकड़े थे। फैंटम की बर्फ जैसी सर्द और नीली आंखें सामने टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चैनल चीख चीख कर ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे। मुंबई के द ग्रैंड ताज होटल से लाइव कवरेज चल रही थी। स्क्रीन पर बड़े बड़े लाल और पीले अक्षरों में फ्लैश हो रहा था, मित्तल इंडस्ट्री में सदी का सबसे बड़ा घोटाला, चेयरमैन जयंत मित्तल और बेटे निखिल मित्तल सीबीआई की गिरफ्त में। दूसरी हेडलाइन थी, 800 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बेनकाब। तभी अगली लाइन फ्लैश हुई, जयंत मित्तल निकला सीरियल किलर, अपने भाई और पिता का किया था कत्ल। सबसे बड़ा खुलासा, राम मित्तल का पति कोई ठेले वाला नहीं, बल्कि अग्रवाल ग्रुप का चेयरमैन कार्तिक अग्रवाल है। टीवी स्क्रीन पर वीडियो बार बार चलाई जा रही थी, जहां कार्तिक टक्सीडो पहने स्टेज पर खड़ा होकर मार पर दहाड़ रहा था। सीबीआई के अधिकारी उसे सल्यूट कर रहे थे। जैसे ही फैंटम ने स्क्रीन पर कार्तिक अग्रवाल का चेहरा देखा और सुना कि 800 करोड़ रुपए उसने जयंत के जरिए जो प्रोजेक्ट जेनेसिस में वाइट के लिए लगाए थे वो फ्रीज हो चुके हैं, इसके बारे में जानते ही फैंटम की शरीर की नसें तन गई। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए सुन पड़ गया। 800 करोड़ रुपए, यह रकम फैंटम के उस इंटरनेशनल सिंडिकेट के लिए बड़ी अहम थी, जिससे वो यूरोप में हथियारों की एक बड़ी डील करने वाला था। जयंत मित्तल उसका मोहरा था, जिसके जरिए वो सालों से देश की इकोनॉमी में अपना काला पैसा घुमा रहा था। और ये सब किसने तबाह किया? कार्तिक अग्रवाल ने, उसे अग्रवाल परिवार के खून ने, जिसे फैंटम ने 20 साल पहले खत्म करने की कसम खाई थी। फैंटम की सांसें तेज हो गई, उसके नथुने फूलने लगे। उसके अंदर एक ऐसा भयंकर और खौफनाक गुस्सा उबलने लगा जो किसी को भी राख कर सकता था। फैंटम के बाएं हाथ में पकड़ा हुआ महंगा क्रिस्टल का ग्लास उंगलियों के भयानक दबाव के कारण अचानक टूटकर नीचे गिर गया। शीशे के तेज टुकड़े फैंटम के हथेली में धंस गए थे। स्कॉच विस्की और लाल गाढ़ा खून मिलकर जमीन पर गिरने लगा, लेकिन फैंटम के चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नहीं आई। उसने अपनी नजरें टीवी स्क्रीन से नहीं हटाई। फैंटम के मुंह से ये नाम एक जहरीली फुसफुसाहट की तरह निकला। उसने अपने दांत पीस कर कहा, कार्तिक अग्रवाल। यह बुदबुदा कर वो अपनी जगह से उठा। उसने हाथ से अपना खून टपक रहा था और वो चलते हुए कमरे के कोने में बने सिंक के पास गया। ठंडे पानी से नल खोला और अपना खून से सना हाथ उसके नीचे कर दिया। उसने बिना झिझक के बड़ी बेरहमी से अपने हाथ से शीशे के टुकड़े खींचकर बाहर निकाल दिए। अगर फैंटम की जगह जयंत निखिल होता तो अब वो पागलों की तरह कमरे का सामान तोड़ चुका होता, गालियां बकलाहट और बुखलाहट में अपने लोगों पर गोलियां चला देता। लेकिन फैंटम अंडरवर्ल्ड का बादशाह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने साथ साधारण दिमाग की वजह से बना था। उसने खुद को आईने में देखा। फैंटम ने आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से कहा, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है और एक अंधा शिकारी कभी शिकार नहीं पकड़ सकता। जयंत और निखिल इसी अंधेपन का शिकार हुए। उन्होंने जज्बात और अहंकार में आकर गलतियां की। ये कहकर फैंटम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 10 सेकंड तक अपने दिमाग को पूरी तरह से शून्य कर लिया। अब वहां सिर्फ और सिर्फ एक बर्फीली, कैलकुलेटिव और खौफनाक शांति थी। उसने एक तौलिए से अपना हाथ खून से पोंछा
और उस पर एक पट्टी बांधी वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज पर रखा इंटरकॉम का बटन दबाकर किसी को ऑर्डर देकर कहा, जोरावर अंदर आओ। फैंटम की आवाज इतनी शांत थी कि वह जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी कुछ ही सेकंड में कमरे का भारी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा खुला और जोरावर अंदर दाखिल हुआ। जोरावर फैंटम का राइट हैंड और उसका सबसे खूंखार किलर था। वो 6 फीट 4 इंच लंबा पहाड़ों जैसा इंसान। उसके चेहरे पर एक कान से लेकर जबड़े तक गहरा कट का निशान था। जोरावर वो इंसान था जो फैंटम के एक इशारे पर किसी भी शहर में खून की नदियां बहा सकता था। तभी जोरावर ने सिर झुकाकर कहा, बॉस। उसकी नजर जमीन पर गिरे खून और टूटे गिलास पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बॉस के दिमाग में इस वक्त एक भयंकर तूफान चल रहा है। तभी फैंटम ने अपनी स्क्रीन पर चल रही न्यूज की तरफ बिना देखे, जयंत और निखिल आर्थर रोड में जेल में है। हमारा 800 करोड़ रुपया जो मॉरिशस रूट से निकलने वाला था वो अब सीबीआई और ईडी के रडार पर आ चुका है। प्रोजेक्ट जेनेसिस खत्म हो चुका है। उसके बाद सुनकर आगे से जोरावर ने अपने दांत पीस कर कहा, बॉस, जयंत मित्तल ने बहुत बड़ी बेवकूफी की। वो दोनों बाप बेटे एक लड़की और एक बड़ा भाव वाले को नहीं संभाल पाए। जयंत ने मुझे सुबह अपने वकील के जरिए मैसेज भिजवाया। वो जेल में हमारी मदद मांग रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम उसे बाहर निकाल ले तो कार्तिक को खत्म करने का रास्ता बताएगा। उसकी यह बात सुनकर फैंटम के होठों पर एक डरावनी और तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने जोर से हंसकर कहा, मदद? जयंत मित्तल एक चूहा है जोरावर, एक ऐसा चूहा जिसे मैंने शेर की खाल पहनाकर मित्तल इंडस्ट्री की कुर्सी पर बैठाया था। वो साला सत्ता के नशे में इतना अंधा हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि जिस कार्तिक को वो अपने घर का नौकर समझ रहा है वो दरअसल अग्रवाल ग्रुप का अजगर था, और जो धीरे धीरे उसे निगल रहा था। यह हंसी इतनी ठंडी थी कि जोरावर को भी अजीब सा लगा। वही अपनी बात कह के फैंटम अपनी जगह से खड़ा हुआ, स्क्रीन के पास गया जहां कार्तिक की तस्वीर फ्लैश हो रही थी। फैंटम ने उस तस्वीर को घूर कर कहा, कार्तिक अग्रवाल। 20 साल पहले जब मैंने इसके बाप देवव्रत अग्रवाल की छाती में 3 गोलियां उतारी थी, तब ये कार्तिक 7 साल का था। मैंने सोचा कि अग्रवाल एम्पायर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस लोंडे ने न सिर्फ वो एम्पायर वापस खड़ा किया, बल्कि उसने खुद को मौत का ऐसा खिलाड़ी बना लिया। मेरे ही बिछाए हुए जाल को उसने मेरे ही मोहरों पर पलट दिया। उसके बाद सुनकर जोरावर ने आगे बढ़कर कहा, बॉस, अगर आप कहें तो मैं आज रात ही अपनी सबसे बेहतरीन हिट स्क्वाड मुंबई भेज देता हूँ। कार्तिक अग्रवाल हो या कोई भी, वो मेरे इस हिट स्क्वाड से बच नहीं पाएगा। गोलियां जोरावर की नाम देकर नहीं चलती। मैं उस कार्तिक को और मित्तल परिवार की छोकरी को मित्तल मैनर के अंदर भून दूंगा। उसके बाद सुनकर फैंटम ने अचानक मुड़कर जोरावर को देखा। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। फैंटम ने अपनी उंगली उठाकर कहा, यही तो गलती जयंत ने की थी जोरावर। उसने कार्तिक पर सीधा वार किया, स्नाइपर भेजा, और नतीजा क्या हुआ? कार्तिक ने गोली अपने कंधे पर ले ली, लेकिन राह को खरोच नहीं आने दिया। पलटवार में उसने जयंत का पूरा वजूद मिटा दिया। फैंटम वापस अपनी मेज के पास खड़ा हो गया। फैंटम ने एक साइकोलॉजिकल गहराई के साथ कहा, तुम एक ऐसे इंसान को गोली नहीं मार सकते जो खुद मौत के मुंह में कूदने का शौक रखता हो। कार्तिक को दर्द से, गोलियों से, मौत से डर नहीं लगता। वो एक ट्रेंड फाइटर है। उसकी सिक्योरिटी में एक्स रो एजेंट्स और मिलिट्री कमांडोज लगे हैं। अगर तुम सीधा हमला करोगे तो तुम सिर्फ अपनी आदमी मरवाओगे। उसके बाद सुनकर आगे से जोरावर ने उलझन में पूछा, तो फिर हम क्या करें बॉस? क्या हम अपना 800 करोड़ रुपए और जयंत को ऐसे जाने दें? तभी फैंटम ने बिना किसी रहम के कहा, जयंत को भूल जाओ, वह एक मरा हुआ मोहरा है। आर्थर रोड जेल में जयंत और निखिल का चैप्टर क्लोज करो। हमारे कुछ आदमी जेल के अंदर है ना, उनसे कहो कि जयंत और निखिल के खाने में वो खास जहर मिला दे। मुझे वो अपने दोनों बाप बेटे कल सुबह तक जिंदा नहीं चाहिए। अगर वो सीबीआई के सामने टूट गए तो फैंटम सिंडिकेट का नाम बाहर आ जाएगा। उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दो। उसके बाद सुनकर जोरावर ने सिर हिलाकर कहा, हो जाएगा बॉस, कल सुबह वो दोनों नहीं देख पाएंगे। तभी फैंटम ने सिर हिलाकर कहा, अब बात करते हैं कार्तिक की। फैंटम की आंखों में ऐसी साजिश थी जो किसी इंसान की रूह को कपा सकती थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, कार्तिक अग्रवाल की ताकत उसका पैसा या एम्पायर नहीं है जोरावर। उसकी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ एक है। ये कहकर फैंटम ने रिमोट की टीवी स्क्रीन बदली। स्क्रीन पर अब राहा मित्तल की तस्वीर आ गई। वो लाल गाउन में कार्तिक का हाथ थामे खड़ी थी। फैंटम ने मुस्कुरा कर कहा, राहा मित्तल,
कार्तिक ने इस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने अपना सारा एम्पायर दांव पर लगा दिया। वो इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। अगर तुम कार्तिक को मारना चाहते हो तो उसके सीने पर गोली मत मारो, उसके दिल को अंदर से तोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर जोरावर ने उससे पूछा, आपका मतलब हम राहा को किडनैप कर लें या मार दें? उसकी ये बात सुनकर फैंटम ने झल्ला कर कहा, नहीं बेवकूफ, मारना बड़ा आसान है। अगर तुमने राहा को मारा तो कार्तिक एक खूंखार जानवर बन जाएगा। वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा, हमें ढूंढकर हमारे टुकड़े कर देगा। हमें राहा को मारना नहीं है, हमें राहा को कार्तिक के खिलाफ खड़ा करना है। उसकी ये बात सुनकर जोरावर की भौहें तन गई। उसने हैरान होकर कहा, यह कैसे मुमकिन है बॉस? वो दोनों तो अब एक हो चुके हैं। राहा तो कार्तिक के लिए दुनिया से लड़ गई। उसकी ये बात सुनकर आगे से फैंटम ने एक शैतानी हंसी हंसकर कहा, इंसान का दिमाग बड़ा नाजुक चीज होता है जोरावर। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार उसमें दरार आ जाए तो कभी नहीं जुड़ता। ये कहकर फैंटम ने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई और जोरावर की तरफ फेंक दिया। जोरावर ने वो फाइल खोली। फैंटम ने अपनी आंखों में एक जहरीली रहस्य लाकर कहा, याद है जब 25 साल पहले जयंत ने अपने भाई रमेश मित्तल का खंडाला घाट पर मर्डर करवाया था? उस मर्डर को अंजाम देने के लिए जयंत को जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर की जरूरत पड़ी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई और नहीं, देवव्रत अग्रवाल का एक पुराना वफादार था। और उस वक्त देवव्रत को इस मर्डर की पूरी भनक थी। बल्कि देवव्रत ने ही मित्तल इंडस्ट्री को कमजोर करने के लिए जयंत को वो किलर मुहैया करवाया था। आगे से जोरावर की आंखें फाइल को देखकर फैल गई। उसने धीरे से कहा, मतलब राहा के असली बाप के कत्ल में कार्तिक के बाप का भी हाथ था? फैंटम ने अपना दाया हाथ मेज पर पटक कर कहा, बिल्कुल। जयंत ने सिर्फ ब्रेक कटवाए थे, लेकिन जिस ट्रक ने रमेश मित्तल की गाड़ी को खाई में धकेला वो ट्रक अग्रवाल ग्रुप का था। कार्तिक शायद इस बात को नहीं जानता, या शायद जानता भी हो, उसने राहा से छुपाया हो। फैंटम की आवाज में ऐसा नशा था जो किसी बड़े तबाही की शुरुआत का संकेत था। फैंटम की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, सोचो जोरावर, राहा मित्तल ने कार्तिक को अपना भगवान मान लिया क्योंकि उसने जयंत का पर्दा फाश किया। लेकिन अगर राहा को पता चले कि जिस इंसान के बाहों में आज वो सो रही है, उसी इंसान के खून ने उसके सगे बाप को मरवाने में जयंत की मदद की, तो क्या होगा? उसकी ये बात सुनकर जोरावर के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, राह टूट जाएगी बॉस, उसका कार्तिक से विश्वास उठ जाएगा। वो कार्तिक से उतनी ही नफरत करने लगेगी जितने वो जयंत से करती है। आगे से फैंटम ने अपनी उंगली चुटकी बजाकर कहा, एग्जैक्टली। और जब राह कार्तिक से नफरत करेगी तो कार्तिक अंदर से टूट जाएगा, एक टूटा हुआ कमजोर और डिप्रेशन का शिकार राजा। बहुत आसानी से मारा जा सकता है। हम उन दोनों के बीच ऐसा जहर बोएंगे कि वो एक दूसरे को ही तबाह कर देंगे। जोरावर ने पूरी तरह से तैयार होकर कहा, हमें क्या करना होगा बॉस? आगे से फैंटम ने निर्देश देकर कहा, सबसे पहले वो पुराने सबूत ढूंढो जो देवव्रत अग्रवाल को रमेश मित्तल के कत्ल के साथ जोड़ते हैं। वो फाइलें, वो ट्रक के कागजात, उसे बहुत ही शातिर तरीके से राह तक पहुंचाओ, ऐसे कि कार्तिक को भनक ना लगे। तब फैंटम ने आगे कहा, इसके अलावा कार्तिक अग्रवाल एम्पायर में सेंध मारो। कार्तिक का पूरा ध्यान अभी राह और मित्तल इंडस्ट्री को संभालने में लगा है। ये सही वक्त है अग्रवाल ग्रुप के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर साइबर अटैक करने का, उनके शेयर होल्डर्स के बीच पैनिक फैलाने का। कार्तिक को हर तरफ से उलझा दो, उसे इतना बेबस कर दो कि वो समझ ही न पाए कि वह कहां से हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर जोरावर ने कहा, बॉस, इस काम के लिए हमें मुंबई में किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो राह के बड़े करीब जा सके, जो उनके घर तक अंदर पहुंच सके। फैंटम ने सिर हिलाकर कहा, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, माया को कॉल करो। उसकी बात सुनकर जोरावर ने थोड़ा चौंक कर कहा, माया? बॉस, वो तो हमारी टॉप अंडरकवर स्पाई है, वो पिछले 3 सालों से लंदन में है। तब फैंटम ने सख्त आवाज में कहा, उसे तुरंत मुंबई बुलाओ। माया का नया नाम अब अनामिका होगा। वो मित्तल इंडस्ट्री में राह की नई पीआर हेड और पर्सनल असिस्टेंट बनकर आएगी। राह बड़ी इमोशनल स्टेट में है, अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उसे समझे। अनामिका उसके दिमाग से खेलेगी और राह और कार्तिक के बीच एक दीवार बनाएगी। आगे से जोरावर ने फोन निकाल कर कहा, मैं उसे अभी लंदन से रवाना होने का हुक्म देता हूँ। ये कहकर फैंटम अपनी जगह से उठा, कमरे में उस विशाल कांच की दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर दिल्ली का घना अंधेरा था, उसके अपने काले दिल से मेल खा रहा था। फैंटम ने शीशे पर उंगली फेर कर फुसफुसा कर कहा, कार्तिक अग्रवाल, तूने मेरे मोहरे को मारकर मेरी बाजी खराब की। अब मैं तेरी उस रानी को अपना मोहरा बनाऊंगा। तूने मौत को करीब से देखा है ना?
अब मैं तुझे वो दर्द दूंगा जो मौत से 1000 गुना ज्यादा भयानक होगा। तेरा वो प्यार और तेरा गुरूर, मैं सब कुछ तेरे ही सामने चकनाचूर कर दूंगा। दिल्ली के उस खामोश और अभेद्य बंकर में अब जो साजिश चल रही थी, वो किसी बंदूक की गोली या स्नाइपर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये साजिश दिमाग की थी, जज्बातों की थी, भरोसे के कत्ल की थी। उसी रात मुंबई के आर्थर रोड जेल में जयंत और निखिल अपने अपने सेल के अंदर अंधेरे कोनों में बैठे थे। जयंत अभी भी उस उम्मीद में था, फैंटम उसे बाहर निकालेगा, वो वापस कार्तिक से बदला लेगा। रात के 3 बज चुके थे। जेल का एक हवलदार जो फैंटम के पे रोल पर था, चुपचाप जयंत के सेल के पास आया। उसके हाथ में एक स्टील की प्लेट थी जिसमें जेल का खाना था। हवलदार ने धीमे से कहा, साहब आपके लिए स्पेशल खाना आया है, बाहर से आपके दोस्त ने भिजवाया है। उसके बाद सुनकर जयंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर कहा, मुझे पता था फैंटम अपने आदमियों को कभी नहीं छोड़ता, रख दो इसे यहाँ। उसके निखिल के पास भी सेल में आवाज देकर उसने कहा, डैड क्या फैंटम का मैसेज आया? उसकी बात सुनकर आगे से जयंत ने गर्व से कहा, हाँ निखिल उसने खाना भिजवाया है। इसका मतलब है कल सुबह तक हमारी जमानत का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमें बस अपनी ताकत बनाए रखनी है, खा लो। उसी के साथ दोनों बाप बेटे भूखे भेड़ियों की तरह खाना खाना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था, जिस फैंटम को अपना तारणहार समझ रही है, वो अंडरवर्ल्ड का वो सांप था जो अपने ही डंक से अपने को मार देता है। खाना खाने के ठीक 15 मिनट बाद जयंत के गले में अचानक एक भयंकर जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले में पिघला शीशा डाल दिया। जयंत ने अपने गले को कसकर पकड़ लिया। उसने दर्द से कराह कर कहा, ओह। उसकी आंखें बाहर आने लगी। वहीं सामने सेल में निखिल की हालत अभी खराब थी। वो मुंह से सफेद झाग निकालने लगा था। वो जमीन पर गिरकर मछली की तरह तड़प रहा था। डैड मुझे क्या हो रहा है डैड? निखिल दर्द से चटपटाने लगा और खांसने लगा। उसके मुंह से झाग के साथ खून भी आने लगा था। जयंत समझ गया था, वह बुरी तरह से हार चुका था। फैंटम ने उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए खामोश करने के लिए स्पेशल खाना भिजवाया था। जयंत मित्तल, वह इंसान जिसने सत्ता और दौलत के लिए अपने भाई को मारा, अपने बूढ़े बाप को जहर दे दिया था, अपनी बेटी पर गोली चलवाई, आज उसी जहर का शिकार होकर जेल की उस ठंडी जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में खौफनाक और दर्दनाक तड़प के बाद दोनों बाप बेटों के शरीर शांत हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, जिनमें मौत का खौफ साफ छपा था। मित्तल परिवार के इतिहास का सबसे घिनौना और अध्याय हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे दफन हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। जयंत की मौत के साथ दिल्ली के उस फार्म हाउस से फैंटम का वो खामोश साइकोलॉजिकल तूफान अब मुंबई की तरफ बढ़ चुका था। कार्तिक और राहा जो अब एक नई और खूबसूरत शुरुआत के सपने देख रहे थे, उन्हें यह भनक नहीं थी कि उनका अतीत एक ऐसे नए दुश्मन के रूप में वापस आ रहा है जो उनके प्यार और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। खेल अभी शुरू हुआ था। इस बार बाजी हथियारों से नहीं, विश्वास की थी। मुंबई की हवाओं में रात की नमी अभी बाकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे, जैसे प्रकृति उस रात होने वाले पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। आर्थर रोड जेल की ऊंची कटीली सफेद दीवारों के अंदर सन्नाटा पसरा था, जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। यहाँ समय घड़ियों से नहीं, बल्कि कैदियों की सिसकियां, खांसने आवाज और लोहे के सलाखों के खटकने से मापा जाता था। जेल के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक में रात की ड्यूटी बदलने का वक्त हो चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे और एक नया हवलदार, जिसके हाथ में भारी डंडा चाबियों को गुच्छा था, वो उस लंबे और चिलन भरे गलियारे में गश्त लगा रहा था। यह वही ब्लॉक था जहां कल रात देश के सबसे हाई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जयंत मित्तल और निखिल मित्तल को रखा गया था। हवलदार धीरे धीरे सेल नंबर 4 के सामने आकर रुका। यह निखिल मित्तल का सेल था। हवलदार ने आदतन अपनी टॉर्च रोशनी लोहे की सलाखों के बीच डाली। जैसे ही रोशनी जमीन पर पड़ी, हवलदार के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हवलदार के मुंह से कांपती चीख निकली। उसने चिल्ला कर कहा, हे भगवान! उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सेल के अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से ज्यादा भयानक था। कल तक जो निखिल मित्तल खुद को मित्तल इंडस्ट्री का वारिस समझता था, जिसके कपड़ों से महंगे परफ्यूम की महक आती थी, वह आज उसी सेल के अंदर गंदे और जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसका शरीर ऐंठ चुका था। उसकी आंखें खौफ से बाहर की तरफ आ गई थी, जैसे उसने मरते वक्त साक्षात मौत के किसी भयानक रूप को देखा हो। उसके मुंह से गाढ़ा सफेद झाग निकला था, जो अब सूखकर उसके चेहरे पर और जमीन पर एक घुनौनी परत बन चुका था। खून की कुछ काली बूंदें
उसके नाक से बहकर फर्श पर जम गई थी। हवलदार का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत मुड़कर सामने वाले सेल यानी 5 की तरफ देखा। यह जयंत मित्तल का सेल था। हवलदार ने हिम्मत जुटाकर सलाखों के पीछे देखा। वहां जो नजारा था वो और भी ज्यादा विभत्स था। जयंत मित्तल लोहे की बेंच के नीचे गिरा हुआ था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां इस कदर मुड़ी थी मानो उसने मरते वक्त दर्द के मारे फर्श को नोचने की कोशिश की हो। उसके गर्दन पर एक अजीब से कोण में मुड़ गई थी। उसका पूरा चेहरा जहर के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। वो मर चुके थे, दोनों के दोनों। वो भी बहुत दर्दनाक और भयानक मौत। हवलदार पागलों की तरह गलियारे से भागकर चीखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, इमरजेंसी बजाओ, इमरजेंसी अलार्म, वीआईपी कैदी मारे गए। कुछ ही सेकंड में आर्थर रोड जेल में खतरे का भोंप बजने लगा। उस गगन भेदी आवाज ने पूरी जेल की नींद उड़ा दी। गार्ड, जेल मेडिकल टीम अपने अपने क्वार्टर से भागकर हाई सिक्योरिटी ब्लॉक की तरफ दौड़ रहे थे। जेल सुपरिटेंडेंट जब पसीने से लथपथ होकर वहां पहुंचा तो उसने दोनों सेल्स का मुआयना किया तो उसके होश उड़ गए। सुपरिटेंडेंट ने अपने बाल नोच कर कहा, यह क्या हो गया? ये दोनों सीबीआई के मोस्ट वांटेड कैदी थे। कल ही इन्हें अरेस्ट किया गया। सुसाइड नहीं हो सकता। इनके मुंह से झाग निकल रहा है। इन्हें जहर दिया गया है, वो भी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर। उनकी ये बात सुनकर आगे से गार्ड ने डर कर कहा, लेकिन सर, इनके सेल में तो किसी ने खाने की इजाजत नहीं थी। रात का एक खाना भी रूटीन के हिसाब से गया है। तभी सुपरिटेंडेंट ने पागलों की तरह चिल्ला कर कहा, वो खाना सील करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वो जानता था ये कोई मामूली मौत नहीं है। जिन लोगों के पास 800 करोड़ रुपए का काला धन हो, उनके दुश्मन उतने खूंखार होते हैं। ये किसी बड़ी अंडरवर्ल्ड ताकत का काम था, जिसने जेल की 4 दीवारी के अंदर घुसकर अपने मोहरों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर यह खबर जेल की दीवारों को चीरकर बाहर मीडिया तक पहुंच गई। न्यूज चैनल एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करने लगा। मित्तल परिवार का खूनी अंत, जयंत और निखिल मित्तल की आर्थर रोड जेल में रहस्यमय मौत, खाने में जहर देकर की गई हत्या। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जो लोग कल रात तक जयंत के घोटालों पर बात कर रहे थे वो अब इस खौफनाक दोहरे हत्याकांड में दहल गए थे। मित्तल मैनर जहां मौत पर मातम नहीं बल्कि एक भारी सुकून था। सुबह की नर्म धूप मित्तल मैनर की फ्रेंच खिड़कियों से छनकर मुख्य डाइनिंग हॉल में आ रही थी। रात भर के उस भयंकर पावनात्मक तूफान के बाद आज हवेली में एक अजीब सी शांति थी। टेबल पर नाश्ता लगा था। राहा, कार्तिक और दिव्यानी मित्तल वहां मौजूद थे। कल रात का सच जानने के बाद दिव्यानी टूट चुकी थी, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसुओं की जगह एक शून्य था। एक ऐसा शून्य जो 25 सालों के धोखे को स्वीकार करने के बाद आता है। राहा ने कार्तिक का हाथ थामे रखा था। कार्तिक की मौजूदगी ही राहा और दिव्यानी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी हिम्मत थी। तभी कार्तिक का एनक्रिप्टेड फोन वाइब्रेट हुआ। यह विक्रम की कॉल थी। कार्तिक ने फोन उठाया और कान पर लगाकर कहा, हाँ विक्रम। फोन के दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज में एक तनाव गंभीरता आ गई। उसने गंभीरता होकर कहा, बॉस, एक बड़ी खबर है। जयंत और निखिल दोनों खत्म हो गए। उसके बाद सुनकर कार्तिक की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, डिटेल्स? उधर से विक्रम ने तुरंत डिटेल करके कहा, आज तक के असर जो जेल में सेल के अंदर दोनों की लाश मिली, किसी ने उन्हें रात के खाने में साइनाइड या ऐसा भयंकर जहर मिला दिया जो तड़प तड़प कर मरे हैं। पुलिस और सीबीआई में हड़कंप मच गया। सारा शक किसी बड़े अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट की तरफ जा रहा है। तभी आगे से कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम हॉस्पिटल के सारे प्रोटोकॉल्स क्लियर करके सीधे मित्तल मैनर आ जाओ। हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। ये कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया और मेज पर रख दिया। तभी राहा ने कार्तिक के चेहरे के बदलते भाव को पढ़ लिया। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ कार्तिक? विक्रम ने क्या कहा था? आगे से कार्तिक ने राहा की आंखों में सीधा देखा और बड़े शांत लहजे में कहा, जयंत और निखिल दोनों मारे गए। बीती रात जेल में किसी ने उन्हें जहर देकर मार डाला। उसकी यह बात सुनते ही वो अपनी जगह पर सुन पड़ गई। उसने कल ही प्रण लिया था वो जयंत को जेल में सड़ते हुए देखेगी, उसे तिल तिल मरता हुआ देखेगी, लेकिन उनकी मौत इतनी जल्दी और इस तरह से हो जाएगी यह उसने कभी नहीं सोचा था। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, वो मर गए? राहा की आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी। तभी आगे से कार्तिक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आमतौर पर जब किसी घर में पिता और भाई की मौत की खबर आती है तो चीख पुकार मच जाती है। लोग छाती पीट कर रोने लगते हैं, लेकिन मित्तल मैनर के उस विशाल डाइनिंग हॉल में सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी मौत पर मातम नहीं बल्कि एक भयानक राहत का संकेत दे रहा था।
राहा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर वो मांसपेशियां जो कल रात तनाव में थी, वो अचानक ढीली पड़ गई। उसने एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसके सीने पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया हो। राहा ने अपनी भावनाओं पर हैरान होकर कहा, मुझे मुझे कोई दुख नहीं हो रहा कार्तिक। मुझे रोना नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर से बहुत बड़ी गंदगी साफ कर दी हो। वहीं दिव्या ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। वो रो नहीं रही थी, बल्कि एक लंबी और थकी हुई आह भर रही थी। दिव्यानी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो इंसान नहीं थे रहा, वो आस्तीन के सांप थे। वो ऐसे भेड़िए थे जो इंसान की खाल पहनकर हमारे घर में रह रहे थे। उन्होंने मेरे रमेश को खाया, उन्होंने तुम्हारे दादाजी को खाया, वो तुम्हें भी खा जाते। भगवान ने उनके कर्मों की उन्हें सजा दे दी। जो दूसरों के लिए जहर बोता है, उसका अंत जहर से होता है। मुझे सिर्फ एक बात का सुकून है कि अब इस हवेली के किसी कोने में उन दोनों की परछाई नहीं पड़ेगी। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखों में घृणा भर ली। मित्तल परिवार में किसी भी जयंत मौत और निखिल की मौत का रत्ती भर अफसोस नहीं था। उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक था, जो हमेशा के लिए धुल गया था। वो जानते थे अगर वो जिंदा रहेंगे तो जेल में रहकर भी वाकई कोई ना कोई नई साजिश रचते। उनका मरना ही मित्तल परिवार के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता था। लेकिन कार्तिक अग्रवाल का दिमाग इस तरह नहीं सोचता था। एक अरबपति और एक शिकारी होने के नाते वो चीजों को जज्बातों से नहीं, बल्कि तर्क और रणनीति से देखता था। कार्तिक अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के बाहर जाकर बाहर देखने लगा। उसका चेहरा बड़ा सख्त हो गया था। कार्तिक ने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हें क्या लगता रहा कि जयंत और निखिल ने आत्महत्या की? उसकी बात सुनकर राहा ने तुरंत जवाब देकर कहा, नहीं, जयंत बहुत कायर और लालची था। वो कभी खुद जान नहीं अपनी ले सकता। वो आखिरी दम तक लड़ने वालों में से था। तभी आगे से कार्तिक ने राहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफनाक गहराई थी, जिसने कमरे का तापमान मानो कम कर दिया। कार्तिक ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, बिल्कुल सही। जयंत ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया। और सवाल यह नहीं कि उसे किसने मारा, सवाल यह है कि उसे क्यों मारा गया। उसके बाद सुनकर आगे से दिव्या ने राहा दोनों कार्तिक की हैरानी को देखने लगे। तभी कार्तिक वापस अपनी टेबल पर आकर खड़ा हो गया। कार्तिक का तेज दिमाग अब कड़ियों को जोड़ रहा था। उसने गहराई से सोच कर कहा, सोचो रहा, कल हमने जयंत का पर्दाफाश किया, 800 करोड़ का घोटाला सामने रखा। आज सुबह सीबीआई उनसे पैसे के बारे में, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में पूछताछ करने वाली थी। जयंत एक कमजोर इंसान था, वो पुलिस की 3rd डिग्री बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जरूर सीबीआई के सामने टूट जाता और अपने उन आकाओं का नाम उगल देता जिनके लिए वो काम कर रहा था। उनकी बात सुनकर राह की आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, मतलब जयंत के पीछे कोई और था? आगे से कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां कसकर कहा, हाँ, कोई बहुत बड़ा इंसान, कोई ऐसी अंडरवर्ल्ड ताकत जिसके पास 2 वीआईपी कैदियों को जहर में खाना मिलवा कर देने की और किसी को भनक तक ना लगे, इतनी पावर है। जयंत सिर्फ एक मोहरा था रहा। जब मोहरा पकड़ लिया जाता है तो उसे राजाओं को खतरा होने लगता है, तो मोहरे को काट दिया जाता है। ये कहते हुए कार्तिक ने राह का हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे कहा, उन्हें जयंत और निखिल को मारा है क्योंकि वो अपना राज छुपाना चाहते हैं। वो हमारा 800 करोड़ रुपए जब मैंने मॉरिशस अकाउंट में फ्रीज करवाया, वो पैसा जयंत का नहीं था, वो एक अदृश्य शैतान का था। और अब चूंकि हमने पैसा रोका है, उसके मोहरे को जेल भेजा, वो शैतान अब शांत नहीं बैठेगा। उसकी बात सुनकर राह के दिल में एक नई दहशत होने लगी। उसने घबरा कर कहा, कौन कौन हो सकता है कार्तिक वो? तभी कार्तिक की आंखों में एक खामोशी छा गई। उसके अवचेतन मन में एक नाम गूंज रहा था, लेकिन वो उसे उस जुबान पर नहीं लाना चाहता था। कार्तिक ने अपनी आवाज में एक फौलादी दृढ़ता लाकर कहा, जो कोई भी है वो ये नहीं जानता कि उसका पाला कार्तिक अग्रवाल से पड़ा है। वो अंधेरे में छिपकर वार करता है, लेकिन मैं उसे उस अंधेरे से घसीट कर बाहर निकालूंगा। यह लड़ाई अब सिर्फ मित्तल इंडस्ट्री की नहीं रही रहा, यह असली जंग छेदी है। उसी वक्त मुंबई के उस उथल पुथल और हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के छतरपुर में मौजूद फैंटम के उस हाईटेक अंडरग्राउंड फार्म हाउस में माहौल एकदम विपरीत था। वहां कोई खौफ, कोई तनाव, जल्दबाजी नहीं थी। वहां एक बहुत ही खौफनाक और शाही जश्न मनाया जा रहा था। मास्टर कंट्रोल का तापमान एकदम सर्द था। बैकग्राउंड में बीथोवेन के कोई क्लासिकल सिम्फनी बड़ी धीमी और रहस्यमयी आवाज में बज रही थी। कमरे के उस विशाल कर्व्ड एलईडी स्क्रीन पर अब स्टॉक मार्केट की ग्राफ नहीं, बल्कि मुंबई के ताजा न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसमें जयंत और निखिल की लाशों को एम्बुलेंस में लेकर जाता हुआ दिखाया जा रहा था। फैंटम अपने उसी महंगी इटालियन रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठा था। उसने आज एक गहरे काले रंग का रेशमी सूट पहना था।
उसके बाएं हाथ में एक काला, जिसने उसे एक गिलास तोड़ा था, उस सफेद पट्टी जो बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज कोई गुस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी कुटिल और शैतानी मुस्कान थी। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला। जोरावर अंदर दाखिल हुआ। जोरावर के चेहरे पर भी उसके उस खौफनाक कट निशान के साथ एक क्रूर हंसी खिली थी। जोरावर ने आगे बढ़कर सिर झुकाकर कहा, काम हो गया बॉस। हमारे आदमी ने रात के खाने में खास साइनाइड की गोलियां मिला दी। पुलिस, सीबीआई, डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर पाया। जयंत और निखिल हमेशा के लिए खामोश हो गए। फैंटम सिंडिकेट का अब नाम कोई नहीं ले पाएगा। वो दोनों चूहे अपने राज के साथ कब्र में चले गए। उसके बाद सुनकर फैंटम की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मेज पर रखी एक बड़ी दुर्लभ और विंटेज शैडो मार्गा वाइन की बोतल उठाई। फैंटम ने वाइन की बोतल का कोर्क खोलकर कहा, मैं जयंत की बेवकूफ़ी से नफरत करता था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है उसने मरते वक्त कोई आवाज़ नहीं की। एक अच्छा मोहरा वही होता है जो राजा को बचाने के लिए खामोशी से अपनी जान दे दे। ये कहकर फैंटम ने दो क्रिस्टल गिलास वाइनों में एक खून जैसी लाल वाइन उड़ेली। उसने एक गिलास जोरावर की तरफ बढ़ाया। जोरावर ने सम्मान के साथ वो गिलास अपने दोनों हाथों में ले लिया। तब फैंटम अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपना गिलास हल्का सा ऊपर उठाया। फैंटम ने एक खतरनाक अट्टहास करके कहा, चीयर्स जोरावर, उस बीते हुए कल के नाम जो हमने दफना दिया, उस आने वाले कल के नाम जिसे हम बर्बाद करने वाले हैं। आगे से जोरावर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपना गिलास फैंटम के गिलास से टकरा कर कहा, चीयर्स बॉस। क्रिस्टल के टकराने की उस खनक के साथ साउंड प्रूफ कमरे में आवाज गूंज गई। दोनों ने वाइन का एक लंबा घूंट लिया। वो लाल वाइन उनके होठों से होकर उनके गले के नीचे उतरी, मानो वो वाइन नहीं बल्कि जयंत और निखिल का खून पी रहे हों। फैंटम ने अपना ग्लास मेज पर रखा। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर जोरावर की तरफ मुड़कर कहा, मोहरे कट चुके हैं जोरावर, लेकिन खेल अब शुरू हुआ है। 800 करोड़ रुपए का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता था, वो मेरे लिए चिल्लर है, लेकिन अग्रवाल ने मुझे चुनौती दी। उसने मेरी पूंछ पर पैर रखा। अब मैं उसका वो एम्पायर, उसका वो गुरूर, उसकी वो प्यार की दुनिया, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखेर दूंगा। फैंडम की आवाज अब और भी ज्यादा सर्द और कैलकुलेटिव हो गई थी। जोरावर ने वाइन का गिलास खाली करके पूछा, हमारा अगला कदम क्या है बॉस? क्या माया मुंबई पहुंच गई? फैंडम ने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, हाँ, माया इस वक्त मुंबई में है और वह आज अपना काम शुरू कर देगी, लेकिन उससे पहले हमें वो बीज बोना है जो कार्तिक और राहा के रिश्तों को जड़ों में जहर खोल दे। फैंडम अपनी मेज के पीछे गया। उसने एक गुप्त दराज खोली। उस दराज में से उसने एक पुरानी पीले पड़ चुकी कागजों की फाइल निकाली। उस फाइल के ऊपर एक मोटी सी धूल की परत थी, जिसे फैंटम ने अपने बाएं हाथों से साफ किया और मेज पर पटक दिया। फैंटम ने फाइल पर उंगली थपथपा कर कहा, इस फाइल को देखो जोरावर, यह 25 साल पुराना इतिहास है। यह सच है जो जयंत मित्तल ने भी दुनिया से छुपाया और कार्तिक अग्रवाल ने भी राह से छुपाया। जोरावर ने फाइल खोली। पुराने रजिस्ट्रेशन पेपर, पुलिस की खुफिया रिपोर्ट, एक पुरानी ऑडियो कैसेट ट्रांसक्रिप्ट थी। जोरावर ने पेपर्स को ध्यान से पढ़कर कहा, बॉस, इसमें तो साफ लिखा है कि खंडाला घाट पर रमेश मित्तल, राह के असली पिता की गाड़ी को जिस ट्रक ने टक्कर मारी, वो अग्रवाल ग्रुप की लॉजिस्टिक कंपनी का था। उस ट्रक के ड्राइवर को भी भारी रकम देकर देवव्रत अग्रवाल के पर्सनल अकाउंट से उसमें पैसे भी ट्रांसफर हुए थे। फैंटम की आंखों में एक जहरीला और पैशाचिक नशा था। उसने इस शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, जयंत ने सिर्फ रमेश की गाड़ी के ब्रेक हटवाए, लेकिन जयंत इतना डरपोक था, खुद रमेश को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे एक हिटमैन की जरूरत थी। वो हिटमैन उसे देवव्रत अग्रवाल ने मुहैया करवाया। देवव्रत उस वक्त मित्तल इंडस्ट्री को मार्केट से खत्म करना चाहता था। जब उसे पता चला कि जयंत अपने भाई को मारना चाहता है, देवव्रत ने अपना टर्क और अपने आदमी को जयंत को दे दिया। ये कहकर फैंटम ने आगे झुककर जोरावर की आंखों में देखकर कहा, राह को लगता है कि जयंत उसका अकेला कातिल है। राह को लगता है कि कार्तिक का परिवार, उसका खून पाक साफ है। राह ने कार्तिक को अपना मसीहा मान लिया। लेकिन सोचो जोरावर, सोचो क्या होगा जब राह को पता चलेगा जिस कार्तिक के बाहों में वो सुकून तलाश रही है, उसके बाप ने उसके असली बाप को मारने का हथियार उसे दे दिया था। क्या होगा जब राह को पता चलेगा कार्तिक अग्रवाल के खून में रमेश मित्तल का खून मिला हुआ है? जोरावर के चेहरे पर भी वो बात पूरी तरह से उतर चुकी थी। उसने दृढ़ता से कहा, राह पागल हो जाएगी बॉस। उनका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो कार्तिक को भी जयंत जैसा कातिल समझेगी। वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके बाप के कातिल के बेटे से उसने शादी की है। तब फैंटम ने खौफनाक अट्टहास करके कहा, यही तो वो साइकोलॉजिकल वारफेयर है। हम उनके जिस्मों को नहीं, उनकी रूह को मारेंगे। जब राह मित्तल
कार्तिक से नफरत करे तो वो अपने आप को मित्तल इंडस्ट्री और अग्रवाल ग्रुप से अलग कर लेगी। वो कार्तिक पर लीगल केस ठोकेगी। दोनों एम्पायर्स के बीच एक जंग छिड़ जाएगी। अग्रवाल ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिरेंगे। टूटते साम्राज्य का फायदा उठाकर फैंटम सिंडिकेट पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगा। आगे से जोरावर ने थोड़ा दिमाग लगाकर पूछा, लेकिन बॉस, ये फाइल राह तक पहुंचेगी कैसे? हम सीधे तो कोई नहीं कर सकती। वो इस फाइल को राह तक पहुंचने नहीं देगा। वो इस बीच में इसे पकड़ लेगा। तभी फैंटम ने स्क्रीन को ऑन किया। स्क्रीन पर जो माया जो अनामिका बन चुकी थी उसकी तस्वीर थी। फैंटम ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, माया आज ही मित्तल इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में लीगल कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर रही है। उसकी प्रोफाइल इतनी असली है कि कार्तिक के एक्स रो एजेंट भी उसमें कोई खोट नहीं निकाल पाएंगे। माया धीरे धीरे राह पर विश्वास जीतेगी और फिर वो धीरे से शातिर तरीके से राह के सामने 25 साल पुराने एक्सीडेंट के कुछ सवाल खड़े करेगी जो राह को इस फाइल तक पहुंचने पर मजबूर कर देंगे। ये कहकर फैंटम ने अपना वाइन का गिलास खाली मेज पर रखकर आगे कहा, हम राह को एक ऐसे रास्ते पर चलाएंगे जहां हर कदम पर उसे कार्तिक का झूठ, देवर्थ अग्रवाल का खून नजर आएगा। और जिस दिन राह इस फाइल को खुद अपनी आंखों से पढ़ेगी, उस दिन कार्तिक अग्रवाल की मौत का परवाना वो खुद अपने हाथों से लिखेगी। उसकी यह बात सुनकर जोरावर ने फैंटम की इस शैतानी और फुल प्रूफ प्लानिंग को सुनकर दाद देकर कहा, बॉस, आपका दिमाग तो वाकई किसी हैवान से कम नहीं। कार्तिक अग्रवाल चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन वो जज्बातों की इस बिसात पर आपके सामने घुटने टेक देगा। तभी आगे से फैंटम ने ऑर्डर देकर कहा, तैयारी शुरू करो जोरावर। माया को सिग्नल दे दो कि ऑपरेशन पॉइजन हार्ट शुरू हो चुका है। अब मुंबई की हवाओं में प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ शक, नफरत और बर्बादी की महक होगी। दिल्ली के उस अभेद्य और खौफनाक किले में जो साजिश रची गई थी, वो किसी भी बंदूक की गोली से ज्यादा मारक थी। फैंटम जानता था कि कार्तिक अग्रवाल को हथियारों से नहीं हराया जा सकता। उसे हराने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करना जरूरी है, और ये सबसे बड़ी कमजोरी राह मित्तल थी। अब खेल खून का नहीं, आंसुओं के टूटे भरोसे का था। इस खेल पर जो दांव लगा वो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि दो लोगों की रूहें थी। तूफान अपनी खामोशी के साथ दिल्ली की मुंबई की तरफ बढ़ चुका था। मित्तल मैनर में सुकून की सांस ले रहे कार्तिक और राह इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनका अतीत उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत को डसने के लिए वापस लौट रहा है। उसी समय उधर मुंबई के आसमान पर छाए काले बादल अब पूरी तरह से छट चुके थे। सुबह की उजली और सुनहरी धूप ने मित्तल मैनर की भव्य दीवारों को अपने आगोश में ले लिया। पिछली रात आर्थर रोड जेल में जो खौफनाक और रहस्यमयी घटना घटी, उसके बाद इस हवेली में एक अजीब शांति छा गई। जयंत और निखिल मित्तल की मौत की खबर ने रात भर महल तहलका मचा दिया, लेकिन इस घर की चारदीवारी के अंदर किसी की आंखें नम नहीं थी। यह बस एक गहरा सुकून था, सालों के मानसिक उत्पीड़न, मौत के साए में आजादी का सुकून। डाइनिंग हॉल में इटालियन मार्बल की विशाल मेज पर नाश्ता लग गया था। चांदी के बर्तनों से उड़ती ताजा कॉफी, मक्खल वाले क्राइसेंट्स और फलों की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। राह मित्तल मेज के सिरे पर बैठी थी। उसने आज एक बड़ा ही साधारण लेकिन बड़ा खूबसूरत पीच कलर का चिकनकारी सूट पहना था। उसके चेहरे पर कल रात की थकान साफ नजर आ रही थी। वो अपने कॉफी के कप को बस उंगलियों में घुमा रही थी। उसकी नजरें शून्य में कहीं खो गई थी। कार्तिक अग्रवाल ठीक उसके सामने बैठा था। उसने एक साधारण लिनन शर्ट, नीली जींस पहनी थी। उसका दायां कंधा अभी पट्टियों में था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ राह पर था। वह एक पाक शिकारी की तरह राह के चेहरे पर हद बदलते भाव को पढ़ रहा था। कार्तिक समझ रहा था कि जयंत और निखिल की मौत से राह को एक राहत तो मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, धोखा, मौत, साजिश, 25 साल पुराने खून का सच, उसने राह के दिमाग की नसों को थका दिया है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ कारपोरेट की चूहा दौड़ और अपने परिवार को खुद को बचाने में लगा दी, उसे यह भी नहीं पता कि सुकून और खुशी क्या होती है। कार्तिक ने अपना कॉफी का कप मेज पर रखा, अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे खिसकाया। तभी कार्तिक की भारी और मखमली आवाज ने हॉल के सन्नाटे को तोड़ा। उसने राह की तरफ देखकर कहा, राह। राह ने अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आकर कार्तिक की तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ कार्तिक, कुछ चाहिए तुम्हें? कार्तिक के होठों पर एक बड़ी प्यारी शरारती मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे नहीं कुछ चाहिए, और वो है इस हवेली के इस घुटन भरे माहौल और उस मित्तल इंडस्ट्री की फाइलों से एक दिन की पूरी छुट्टी जो तुम्हें चाहिए। उसके बाद सुनकर राह की भौहें सिकुड़ गई। उसने कंफ्यूज होकर कहा, छुट्टी? लेकिन कार्तिक, कंपनी के शेयर कल के न्यूज के बाद अस्थिर हैं। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करनी है।
इन्वेस्टर्स का भरोसा दिलाना है कि प्रेस रिलीज तैयार करनी है। मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? आगे से कार्तिक ने अपना बायां हाथ मेज पर रखकर राह को हाथ को पकड़ लिया। उसके अंगूठे से बड़ी ही कोमलता से राह की उंगलियों को सहलाया। कार्तिक ने अपनी आंखों में एक असीम प्यार भरकर कहा, मित्तल इंडस्ट्री कहीं नहीं भाग रही मेरी शेरनी। अग्रवाल ग्रुप के लीगल और फाइनेंस एक्सपर्ट ने आज सुबह मित्तल इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। मार्केट में 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की खबर फैल चुकी है। शेयर्स गिरने के बजाय आसमान छू रहे हैं। तुम्हारी कंपनी बिल्कुल सुरक्षित है। उसकी बात सुनकर राह ने हैरानी से कार्तिक को देखकर कहा, तुमने तुमने ये सुबह उठते ही कर दिया? तभी कार्तिक ने आंख मारकर कहा, मैं अग्रवाल ग्रुप का चेयरमैन हो रहा। मेरे सुबह दुनिया से थोड़ा पहले शुरू होती है, इसलिए आज का पूरा दिन तुम सीओ राह मित्तल नहीं हो। आज तुम सिर्फ मेरी हो। हम दोनों आज बाहर जा रहे हैं। कोई फाइल नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई साजिश नहीं, सिर्फ हम दोनों। राह के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी अपने लिए इतना अधिकार और प्यार का फैसला लेते नहीं देखा। राह ने एक छोटी बच्ची की तरह उत्सुकता से पूछा, बाहर कहाँ जा रहे हैं हम? कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह। हम एक मूवी देखने जा रहे हैं, एक रोमांटिक मूवी। उसकी बात सुनकर राह की आंखें फट गई। उसने चौंक कर कहा, मूवी? कार्तिक, मैंने पिछले 5 सालों में कोई मूवी थिएटर में नहीं देखी। और मीडिया, अगर मीडिया ने हमें बाहर देख लिया तो हम पर टूट पड़ेंगे। तभी कार्तिक ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, मीडिया की इतनी हिम्मत ही नहीं कि कार्तिक अग्रवाल की प्राइवेट लाइफ में दखल दें। तुम बस तैयार हो जाओ। कोई फॉर्मल कपड़े नहीं, कुछ ऐसा पहनो जिसमें तुम आजाद महसूस करो। हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। राह के होठों पर पिछले कई दिनों से एक बस सच्ची खिलखिलाली मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और अपनी खुशी में अपने कमरे की तरफ भाग गई। कार्तिक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही राह ऊपर सीढ़ियों पर गई, कार्तिक के चेहरे पर वो नरमी एक सख्त और कैलकुलेटेड रूप में बदल गई। उसने अपनी जेब से एनक्रिप्टेड फोन निकाला, विक्रम का नंबर डायल किया। तभी उधर से विक्रम की मुस्तैद आवाज आई। उसने सम्मान भरी आवाज में कहा, हाँ बॉस। कार्तिक ने उसको ऑर्डर देकर कहा, विक्रम, आज मुझे और राह को कुछ घंटे के लिए दुनिया के पूरी तरह से कटना है। मैं उसे मूवी दिखाने लेकर जा रहा हूँ। द मजेस्टिक ओरा मल्टीप्लेक्स का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट थिएटर है, उसे अगले 3 घंटों के लिए पूरी तरह से बुक कर लो। वहाँ हमारे सिवा कोई आम इंसान या मीडिया का परिंदा नहीं नजर आना चाहिए। सिक्योरिटी को इनविजिबल कर दो। राह को यह नहीं लगना चाहिए कि हम किसी किले में हैं। उसे एक नॉर्मल डेट का फील आना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर उधर से विक्रम ने तुरंत कहा, हो जाएगा बॉस। मैं पूरा थिएटर ब्लॉक कर रहा हूँ और अपने पसंदीदा स्नैक्स का इंतजाम भी करवा देता हूँ। कार्तिक ने फोन कट कर दिया। उसकी उस काली मैकबे की चाबियां उसने उठा ली और वह कोई गार्ड या ड्राइवर का साथ नहीं लेकर जाना चाहता था। आज वो खुद अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। 1 घंटे के बाद मर्सिडीज साउथ बॉम्बे की चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। राह ने आज बड़ा खूबसूरत प्रिंट नी लेंथ समर ड्रेस पहना था। उसके बाल खुले थे और हवा में खेल रहे थे। उसने कोई भारी मेकअप नहीं किया था, बस हल्का सा काजल लगाया था। वह आज इस रूप में कॉलेज जाने वाली आजाद और बेफिक्र लड़की लग रही थी। लेकिन ये आजादी कब तक टिकेगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, क्या होगा जब आएगा एक बड़ा भयानक तूफान? तो क्या ये दोनों जम पाएंगे उस तूफान में? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करते रहें।